हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत सारा इसमें क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। Cellular concept replaces many low power transmitters to a single high power transmitter। ठीक है, कई सारे लो पावर ट्रांसमीटर का यूज़ करने से अच्छा है कि हम लोग एक सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर का यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर दिया गया है फर्स्ट, आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू है। क्योंकि जो सेलुलर कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब यही है कि जो भी लो पावर के कई सारे अगर हम लो पावर के ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके स्थान पे एक सिंगल हाई पावर ट्रांसमीटर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई नाइबरिंग स्टेशंस और अजाइंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ चैनल्स इन सेलुलर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका टू मिनिमाइज एरिया, थर्ड ऑप्शन है आपका टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट, फोर्थ ऑप्शन है आपका टू मैक्सिमाइज कैपेसिटी ऑफ ईच चैनल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है। जो इंटरफेरेंस होता है इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो पास के स्टेशंस होते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट चैनल्स के ग्रुप के साथ अजाइन कर दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं आपका जो सेलुलर नेटवर्क है कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है सेलुलर नेटवर्क, हेक्सागोनल शेप में होता है। ठीक है, हेक्सागोनल शेप में होता है। तो कहा गया है कि जो पास के आपके स्टेशंस होते हैं, मान लेते हैं कि हर स्टेशंस में आपका जो हर सेल होता है उसमें हर अपना बेस स्टेशन होगा। तो जो नाइबरिंग सेल होता है, मतलब एक सेल के जो पास के सेल हैं, ठीक है, जो एक सेल है उसके जो पास के सेल हैं उसको डिफरेंट हम लोग चैनल से अलॉट कर देते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हैं ताकि इंटरफेरेंस मिनिमम हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग नियर बाई में अगर सेम ही फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो ओवरलैप करने लगेगा, सेम चैनल यूज़ करेंगे तो ओवरलैप करने लगेगा, जिससे जो होगा जो इंटरफेरेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, इसी इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी या फिर अलग अलग चैनल्स का यूज़ करते हैं, जो भी आपके नियर बायरिंग स्टेशन है या फिर नियर बायरिंग जो सेल्स हैं उनके लिए। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज ए सेल इन सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम में सेल क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन जो दिया गया है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेकेंड ऑप्शन है एक ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स है, थर्ड ऑप्शन है ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, फोर्थ ऑप्शन है ए लार्ज ग्रुप ऑफ मोबाइल स्टेशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सेल होता है, जो सेलुलर सिस्टम में जो सेल होता है वो क्या होता है, एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, इसी को सेल बोलते हैं। ठीक है, सेलुलर सिस्टम में एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रीयूज। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी रीयूज माने फिर से यूज़ करना। तो जो भी आपके सेल्स हैं, जो बेस स्टेशन है, उनके द्वारा फ्रीक्वेंसी के एक फ्रीक्वेंसी को कई बार यूज़ करना फ्रीक्वेंसी रीयूज होता है। लेकिन ऐसे सेल या बेस स्टेशन यूज़ कर पाते हैं जो पास के नहीं होते हैं। ठीक है, जो पास नहीं होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक सेल से जो दूर हो सेल होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे के बाद जो सेल होते हैं या फिर जो बेस स्टेशंस होते हैं, वो इसी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं, इसी चैनल का यूज़ कर सकते हैं जिस पे ए काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसके पास का जो सेल होगा, मान लेते हैं इसके पास का जो सेल होगा वो इस फ्रीक्वेंसी का या फिर इस चैनल का यूज़ नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो इंटरफेरेंस आ जाएगा। लेकिन जो दूर वाला सेल है या फिर जो दूर वाला स्टेशन है, बेस स्टेशन है, वो जब इस चैनल का या फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेगा, इसी फ्रीक्वेंसी का, तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं आएगा क्योंकि कुछ डिस्टेंस के बाद यूज़ कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज यही होता है, फ्रीक्वेंसी का दोबारा यूज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जो ऑप्शन दिया गया है इसके लिए,
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग चैनल। सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ मोबाइल यूजर्स। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग चैनल। फ्रीक्वेंसी रीयूज का यूज इसीलिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रीयूज इसीलिए है कि चैनल को हम लोग सेलेक्ट करें या फिर अलॉट करें अलग अलग बेस स्टेशन को। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सली अडॉप्ट शेप ऑफ सेल। तो जो सेल का साइज शेप होता है वो कैसा होता है सेलुलर सिस्टम में। तो फर्स्ट है आपका स्क्वायर, सेकेंड है आपका सर्किल, थर्ड है आपका ट्रायंगल, फोर्थ है आपका हेक्सागन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, हेक्सागन शेप में होता है। जो सेल का शेप होता है कैसा होता है हेक्सागन शेप में होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सेल का जो शेप होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, एक्चुअल रेडियो कवरेज ऑफ ए सेल इज कॉल्ड। जो एक्चुअल रेडियो कवरेज होता है किसी भी सेल का उसको क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फिंगरप्रिंट, सेकंड ऑप्शन है आपका फुटप्रिंट, थर्ड है आपका इम्प्रिंट, फोर आपका मैट्रिक्स। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सेकंड है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, फुटप्रिंट बोलते हैं, फुटप्रिंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है जो एक्चुअल रेडियो कवरेज होता है किसी भी सेल का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फुटप्रिंट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, व्हाई द शेप ऑफ सेल इज नॉट सर्कल। कह रहा है कि जो सेल का शेप होता है वो सर्कल क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ओमनी डायरेक्टिविटी, सेकेंड है आपका स्मॉल एरिया, थर्ड है आपका ओवरलैपिंग रीजन और गैप्स और लेफ्ट, फोर्थ है आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग रीजन्स और गैप्स और लेफ्ट। जैसे मानेंगे कि सर्किल है, यहाँ पे इस तरह से सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ गैप रह जाएंगे। ठीक है, या तो कुछ गैप रह जाएंगे या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। इसीलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। जो सेल का शेप होता है सर्किल में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ऑप्शन सही है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका, What is the main reason to adopt hexagon shape in comparison to square और triangle। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका लार्जेस्ट एरिया, सेकेंड है आपका सिंपल डिजाइन, फोर्थ है आपका स्मॉल एरिया, फोर्थ है आपका सिंगल डायरेक्शनल। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका हेक्सागोनल हम लोग शेप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है। जो भी आपका जो सेल है उसका जब शेप हेक्सागोनल शेप में रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करता है, अडॉप्ट करता है, इसलिए हम लोग हेक्सागोनल शेप में यूज़ करते हैं। मेन रीज़न यही है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपका, विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड फॉर सेंटर एक्साइटेड सेल्स। जो सेंटर एक्साइटेड सेल होते हैं उनमें कौन सा एंटीना यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका डाइपोल एंटीना, सेकेंड है आपका ग्रिड एंटीना, थर्ड है आपका सेक्टर्ड एंटीना, फोर्थ आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ओमनी डायरेक्शनल एंटीना। क्योंकि मान लेते हैं ये आपका सेल है, हेक्सागोनल शेप में सेल है और सेंटर एक्साइटेड कह रहा है, तो सेंटर में जब रहेगा तो मतलब चारों दिशाओं में इसको कवर करना होगा, इसलिए वहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि चारों दिशाओं में इसको कवर किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटीना इज यूज्ड फॉर एज एक्साइटेड सेल। जो एज एक्साइटेड सेल होते हैं उनमें कौन सा एंटीना यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओमनी डायरेक्शनल एंटीना, सेकेंड है आपका ग्रिड एंटीना, थर्ड है आपका सेक्टर्ड
डायरेक्शनल एंटीना, 4 आपका डाइपोल एंटीना। तो ए से जो एक्साइटेड सेल होते हैं, मान लेते हैं आपका सेल है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं किनारे पे है, एज पे है, इस पर इसका जो एंटीना मतलब मान लेते हैं लगाना है, इसके एज पे लगाना है। तो यहाँ पे इसके इधर कवर करने के लिए एक डायरेक्टिव एंटीना का हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सेक्टर्ड जो डायरेक्शनल एंटीना है वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि जो हम लोग का एज एक्साइटेड सेल होता है उसमें किसी एक डायरेक्शन में कवर करने के लिए हम लोग डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ करना ही होगा, इसलिए यहाँ पे सेक्टर्ड डायरेक्शनल एंटीना का यूज़ किया जाता है एक जो एज एक्साइटेड सेल होते हैं उसके लिए। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग समझते हैं। फॉर ए सेलुलर सिस्टम इफ देयर आर n cells and each cells is allocated k channel, what is the total number of available radio channels s? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है s इक्वल टू k इंटू n, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपका s इक्वल टू k अपॉन n, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है s इक्वल टू n अपॉन k, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है s इक्वल टू k पे पावर n। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, s इक्वल टू होता है k इंटू n, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज ए क्लस्टर इन ए सेलुलर सिस्टम? सेलुलर सिस्टम में क्लस्टर क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ सेल, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ सब्सक्राइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ मोबाइल सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सेकेंड हो आपका बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल का ग्रुप है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लस्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर फॉर एन चैनल ऑफ सेल्स इन ए सिस्टम? जो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर होता है कितना होता है अगर न जो सेल का जो एन चैनल जो सेल है उसके लिए, ठीक है, एन नंबर ऑफ सेल है उसके लिए, ठीक है, नंबर ऑफ जो सेल हैं वो कितने हैं? एन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड एन स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 2n, ऑप्शन नंबर 4 है 1/n। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका बिल्कुल सही है, 1/n, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर होता है कितना होता है? 1/n होता है, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल के टर्म में देखें तो 1/n होता है। n क्या है आपका? नंबर ऑफ सेल्स, सेलों की संख्या। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा जा रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि न्यूमेरिकल है, पूछा जा रहा है ए स्पेक्ट्रम ऑफ 30 megahertz is allocated to a cellular system which uses 25 kilohertz simplex channel to provide full duplex voice channels. What is the number of channels available per cell for 4 cell reuse factor? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है आपका 150 चैनल, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है 600 चैनल, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है 50 चैनल, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है 85 चैनल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, 150 चैनल। कैसे? अभी हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करके समझते हैं, ठीक है ना, कैसे 150 चैनल हो रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो आपका क्या है? सिंप्लेक्स चैनल है, ठीक है, जो कि कितने हर्ट्ज पे हैं? 25, मतलब 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 50 किलो हर्ट्ज ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि जो टोटल एलोकेटेड बैंडविड्थ है, जो टोटल एलोकेटेड बैंडविड्थ है वो कितना होगा? टोटल एलोकेटेड जो बैंडविड्थ है वो कितना होगा? तो यहाँ पे जो दिया गया है 30 मेगाहर्ट्ज में दिया गया है, इसको किलो में बदल लेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगा और हमने इसको मल्टीप्लाई किया ही है तो यहाँ पे आया है 50, ठीक है, 50 आया, 1010 कट जाएगा, यहाँ पे 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है, हाँ 600 हो जाएगा। तो जो टोटल अवेलेबल बैंडविड्थ है वो कितना हो गया आपका? 600 हो गया, ठीक है, टोटल जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो कितना हो गया? 600 हो गया। अब क्या करते हैं कि कितने सेल्स में इसको कितने चैनल्स जो नंबर ऑफ चैनल्स पूछ रहा है ना,
पर चैनल कितने हैं, तो आपके 4 सेल हैं, ठीक है, 4 सेल रीयूज फैक्टर है। तो 4 सेल से हम लोग को डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा 600 में। तो 4 से जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, इसके बाद 50। इस तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। 150 चैनल आपका एलोकेट होगा 4 सेल के लिए। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिल करना है आपको। इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स इज डैट कैन प्रोवाइडेड इन ए फिक्स चैनल फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका चैनल कैपेसिटी है, सेकंड ऑप्शन है आपका रेडियो कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रल कैपेसिटी, फोर्थ ऑप्शन है आपका कैरियर कैपेसिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है, चैनल कैपेसिटी। फिर जो फिक्स आपका फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड प्रोवाइड जो कर सकता है, उसके लिए हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे चैनल जो कैपेसिटी होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। चैनल कैपेसिटी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ चैनल्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड एट फिक्स फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिल होगा आपका फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी, चैनल कैपेसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, which of the following measures spectrum efficiency of wireless system। जो वायरलेस सिस्टम है उसमें जो स्पेक्ट्रल इफिशिएंसी है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका चैनल कैपेसिटी, सेकंड ऑप्शन है आपका रेडियो कैपेसिटी, थर्ड ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रल कैपेसिटी, फोर्थ ऑप्शन है आपका कैरियर कैपेसिटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सेकंड है वो आपका बिल्कुल सही है, रेडियो कैपेसिटी। रेडियो कैपेसिटी के द्वारा ही जो वायरलेस सिस्टम होता है उसके स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल्स एंड आर इज द सेल रेडियस, को चैनल रीयूज रेशियो इज गिवन बाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया फर्स्ट डी इंटू आर, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है डी स्क्वायर अपॉन आर, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है डी बाई आर, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया है डी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो को चैनल सेल है, को चैनल सेल ऐसे सेल होते हैं, मान लेते हैं सेल है आपका, इसके पास के जो सेल रहेंगे उसको को चैनल सेल नहीं बोल सकते हैं। इसके इस सेल से कुछ डिस्टेंस पे जो सेल रहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, को चैनल बोल सकते हैं। लेकिन इस सेल के जो पास के चैनल होते हैं उसको हम लोग एडजेसेंट चैनल बोलते हैं। लेकिन इस सेल के कुछ दूर पे जो चैनल है उसको क्या बोलेंगे, को चैनल बोलेंगे। तो कह रहा है कि दो चैनल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका डी है, ठीक है। दो चैनल के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। और जो सेल का रेडियस है, सेल का जो रेडियस है कितना है, आर है, ठीक है। सेल का रेडियस जो को चैनल सेल है उसका रेडियस कितना है, आर है। तो इनका जो रेशियो होता है, जो चैनल रीयूज रेशियो है कितना होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, डी बाई आर रेशियो होता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, डी बाई आर रेशियो। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिल करना है आपको। इज द इंटरफेरेंस एट ए बेस स्टेशन रिसीवर दैट कम्स फ्रॉम द सब्सक्राइबर यूनिट्स इन सराउंडिंग सेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड चैनल इंटरफेरेंस, सेकंड ऑप्शन है आपका कैरियर चैनल इंटरफेरेंस, थर्ड ऑप्शन है आपका रिसीवर इंटरफेरेंस, फोर्थ ऑप्शन है आपका रिवर्स चैनल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, रिवर्स चैनल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कीजिएगा आपको लोग क्या, रिवर्स चैनल इंटरफेरेंस इज द इंटरफेरेंस एट ए बेस स्टेशन रिसीवर दैट कम्स फ्रॉम द सब्सक्राइबर यूनिट इन द सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इन प्रैक्टिस TDMA सिस्टम इम्प्रूव्ड कैपेसिटी बाय, यहाँ पे फिल करना है आपको, कंपेयर टू एनालॉग सेलुलर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 to 6 टाइम्स, सेकंड ऑप्शन आपका इक्वल कैपेसिटी, जो थर्ड ऑप्शन है 2 टाइम्स, फोर्थ ऑप्शन है आपका 10 to 20 टाइम्स। तो क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा जा रहा है कि जो हम लोग TDMA सिस्टम यूज़ करते हैं उसकी कैपेसिटी इम्प्रूव होती है कैसे,
अगर हम लोग कंपेयर करें एनालॉग जो एनालॉग सेलुलर सिस्टम होता है उससे हम लोग कंपेयर करें तो जो TDMA सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, इम्प्रूवमेंट होता है उसकी कैपेसिटी में। तो कितने टाइम्स होता है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है 3 to 6 टाइम। ठीक है, यहाँ पे फिल क्या करेंगे आप लोग 3 to 6 टाइम आपका इम्प्रूव होता है जो TDMA सिस्टम का कैपेसिटी है। ठीक है, अगर हम लोग कंपेयर करें एनालॉग जो सेलुलर सिस्टम है उससे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है 3 to 6 टाइम्स। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन उसमें क्या पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे फिल करना है आपको, अलाउ सब्सक्राइबर टू मॉनिटर नाइवेयरिंग बेस स्टेशन। जो नाइवेयरिंग बेस स्टेशंस हैं उनको मॉनिटरिंग के लिए जो मॉनिटर हम लोग करते हैं, जो नियरिंग बेस स्टेशन होते हैं, अलाउ करता है सब्सक्राइबर को कौन? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका TDMA, सेकंड है आपका MAHO, थर्ड ऑप्शन है आपका FDMA, फोर्थ ऑप्शन आपका ACA। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, MAHO वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, MAHO। ठीक है, MAHO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ। यही जो होता है जो नियर बाई जो बेस स्टेशन होते हैं, यानी नियर के जो स्टेशंस होते हैं, बेस स्टेशंस होते हैं, उनके मॉनिटरिंग के लिए जो सब्सक्राइबर को अलाउ करता है, कौन करता है? यही करता है, मोबाइल असिस्टेड हैंड ऑफ, जिसको MAHO बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक्स इंट्रोड्यूस ACA विच स्टैंड्स फॉर। तो जो ACA है उसके द्वारा टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है यही पूछा गया है, ACA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है एक्यूट कैरियर एलोकेशन, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया गया है एडॉप्टिव कैरियर एलोकेशन, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एडॉप्टिव चैनल एलोकेशन, थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है एक्यूट चैनल एलोकेशन। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका बिल्कुल सही है, एडॉप्टिव चैनल एलोकेशन। ठीक है, तो इसके लिए जो ACA है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? एडॉप्टिव चैनल एलोकेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैड नॉट एडॉप्टेड डिजिटल TDMA फॉर हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी के लिए जो डिजिटल TDMA होता है वो एडॉप्ट नहीं करता है, कौन सा स्टैंडर्ड? तो फर्स्ट है आपका USDC, सेकेंड है आपका GSM, थर्ड है आपका PDC, फोर्थ है आपका IS 95। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो IS 95 है यही आपका हाई कैपेसिटी के लिए जो डिजिटल TDMA होता है उसको अडॉप्ट नहीं करता है। बाकी जो तीनों हैं जैसे USDC है ये भी आपका अडॉप्ट करता है, GSM है ये भी आपका अडॉप्ट करता है हाई कैपेसिटी के लिए डिजिटल TDMA को, और जो RDC है ये भी आपका अडॉप्ट करता है। लेकिन जो IS 95 है यही आपका सही ऑप्शन है, यही हाई कैपेसिटी के लिए जो डिजिटल TDMA होता है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाता है, यही स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यही था आज का कुछ वीडियो लेक्चर जो कि आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो कि वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन से था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके, वो भी एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वीडियो जो भी स्टूडेंट है उसको देखें और मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसको कवर किया जा सके, उससे अच्छे से अच्छे मार्क्स उन लोगों को मिल सके। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।